Hello students, so this side Harpreet sir. Again, I would like to welcome you to our YouTube channel of Career Heights. Yes sir, sir auditing paper solution video sir. आज वो दिन था सर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का पेपर का दिन था सर आज, और लगभग एक अच्छा पेपर आया है इंस्टीट्यूट का, राइट। और मैं यहाँ पर आपसे डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ सारे ही आंसर्स का, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए, खैर एमसीक्यू स्टूडेंट्स, जो एमसीक्यू पेपर था उसका जो रिव्यू मेरे पास में आया है वो यही था कि सर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस लगभग जो है 16 मार्क्स के पूछे गए हैं, और मतलब 2 इंटीग्रेटेड सिनेरियोस से जो भी कॉन्सेप्चुअल ही थे। और मैं शुरू से क्योंकि फोकस करता आया हूँ कि आप लोग हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए तो आपको कहीं पर कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। वैसा ही स्टूडेंट्स ने मुझे बताया और मैंने भी खुद पेपर पढ़ के ये जाना कि कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई भी पेपर बीट नहीं कर सकता, राइट सर। तो आइए शुरू करते हैं विद द आंसर सर। तो सर ट्रू फॉल्स को लेते हैं सर हम सबसे पहले। पहला क्वेश्चन जो है सर कहता है कि क्या परवेजिव टर्म मिस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में यूज होने वाली टर्म है जिसका इम्पैक्ट हम जो है ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पर देखते हैं टू डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द होल और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ और पॉसिबल इफेक्ट ऑन मिस स्टेटमेंट, राइट। तो क्या सर, एंड इफ एनी दैट आर डिटेक्टेड बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो सर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, राइट। परवेजिव की डेफिनेशन हम ओवरऑल इम्पैक्ट पर भी देखते हैं, पॉसिबल इफेक्ट पर भी देखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट 3 जो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट है सर, ऑडिट फाइंडिंग्स एंड कंट्रोल डेफिशिएंसीज कैन बी इवैल्यूएटेड एंड असेस्ड आर्बिट्रेरली, बिल्कुल गलत। ये जो आर्बिट्रेरली वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है ये इस स्टेटमेंट को फॉल्स बना देता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑडिट फाइंडिंग्स और कंट्रोल डेफिशिएंसी के ऊपर कैसे उन्हें इवैल्यूएट करेंगे, उनका हमारे ऑडिटर के असेसमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो मैटर है प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। इसमें आर्बिट्रेरली जो वर्ड है ये यूज गलत किया गया है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तीसरी जो ट्रू फॉल्स का जो पार्ट था वो था इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कैन ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट इनअप्रोप्रिएट होगा तो कंट्रोल ओवरराइडिंग बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी सर, वंस द ऑडिट प्लान इज बीन ड्राफ्टेड एंड कम्युनिकेटेड इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द ऑडिटर टू परफॉर्म द सेम। नो, गलत स्टेटमेंट है सर, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, क्योंकि ऑडिट प्लान जो है एज पर एसए 300 आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेटमेंट थी वो भी थी फॉल्स। अगली स्टेटमेंट बात करती है सर, कारो 2020 के हिसाब से ऑडिटर को सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि कंपनी के नाम में डिस्क्लोज है उसे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने अगर नॉर्मल रीडिंग की होगी पेपर की तो आप इसको गलत करके आए होगे, समझना। यहाँ पर सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही थी, तो इसका एक एक्सेप्शन होता है सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, राइट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, ओके। सो एक्सेप्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी अगर ये स्टेटमेंट लिख के आती तो ट्रू होती, सो दिस वाज अगेंस्ट अ फॉल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 5। फिर अगला पार्ट था सर, ऐसे 520 डील्स विद द ऑडिटर यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज सैप and as procedure near the end of the audit and that assess the auditor in presentation of and preparation of financial statement। तो सर ये भी जो स्टेटमेंट है दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि आप ऑडिट प्लानिंग के दौरान भी एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर सकते हो, सो दिस वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगली जो स्टेटमेंट थी सर, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इज ऑफन अकम्पनीड बाय फॉल्स और मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स। अरे यार, अगर रिकॉर्ड्स जो है वो मिसलीडिंग हुए तो आप मेरे को बताओ रिकॉर्ड्स मिसलीडिंग होने की वजह से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैसे होगा, उससे तो एफएफआर होगा ना, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा। सो दिस वाज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड द लास्ट, मेटलिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ साइंस साइज। तो सर मेटलिटी साइज का मैटर नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही थी या गलत? तो सर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू थी, क्योंकि मेटलिटी जो है प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होता है, साइज का मैटर नहीं होता। सो दिस वाज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो ये जो थे स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स पार्ट के आंसर थे। अगला जो यहाँ पर पार्ट आ जाता है हमारा, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2A, जिसमें आपको बोला गया कि भैया सिंपल कारों की एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन था। अगर आपको याद हो तो कारों उन सारी प्राइवेट कंपनीज पर लगता है जिनकी पेड ऑफ कैपिटल, यस सर, 1 करोड़ से ज्यादा हो। कितने ज्यादा हो सर? 1 करोड़ से ज्यादा। यहाँ बोल रहे सर 1.2 करोड़ की पेड ऑफ कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स हैं। आगे का क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी आंसर दे सकते थे, पर फिर भी यहाँ पर आपको कारों की एप्लीकेबिलिटी पूरी लिखनी थी।
और फिर एनालिसिस में आपको लिखना था कि क्योंकि 1.2 करोड़ के जो है इसके रिजर्व्स हैं सारे, और पेड अप कैपिटल जो है इसकी जो है 1.2 करोड़ की है, तो यहाँ पर जो है सर कारो एप्लीकेबल हो जाता है कंपनी के ऊपर, और सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे सर। ट्री लिमिटेड ने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया है फॉर द ईयर 21-22, सर क्या प्रेजेंट किया है? दैट इट्स ऑडिटर ओपिनियन to carry out the audit started comparing various items of P&L account of the year end with the previous years. Yes, P&L account के जो आइटम्स हैं हम इस साल के प्रीवियस ईयर से जो है कंपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर से क्वेश्चन था, और एक टेक्निक आपको सिंपल सी पूछी गई थी। एनालिटिकल प्रोसीजर आपको पहले ऐसे 520 यहाँ पर जो है बताना था, और फिर ट्रेंड एनालिसिस जो है हम रेगुलर क्लासेस में भी डिस्कस करते रहते हैं, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 2C जो है, एन जो ऑडिटर हैं, he has expressed an opinion on financial statement without ascertaining कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं। तो क्या सीएन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा? बिल्कुल नहीं रखा। यहाँ पर आपको एक तो एसएस 200 लिखना था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है, ऐसे 200 के रेफरेंस के साथ आपको ऐसे 700 भी यहाँ पर मेंशन करके आना था, जिसमें ऑडिटर को अनक्वालिफाइड ओपिनियन देते समय यह असरटेन करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं। अगला क्वेश्चन, मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ ड्राइंग पावर पर, मैंने अपने नोट्स में भी आपको ड्राइंग पावर कैसे निकालनी बता रखा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ड्राइंग पावर निकालने पर दिया गया था, तो वो आपसे हो गया होगा। अगला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3A, पी लिमिटेड जो कि कंपनी एबीसीडी ग्रुप की एंड एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट्स, कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो एक अदर ग्रुप कंपनीज में भी प्रोमोटर्स हैं जिसके ऑडिटर हो आप, यू आर बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ पी लिमिटेड एंड देयर आर इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस, मतलब एक कंपनी के दूसरे ग्रुप के साथ में ट्रांजैक्शंस है ड्यूरिंग द ईयर। तो आपकी ड्यूटी क्या होगी? आप लोग सब जानते हैं, इसका आंसर था SA 550। तो सर आपको जो है यहाँ पर SA 550 दैट इज रिलेटेड पार्टीज जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करना था सर, राइट। तो रिलेटेड पार्टीज के साथ आप यहाँ पर डिस्कस करके आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और इन रिलेशंस की, इंटर ग्रुप रिलेशंस की रिपोर्टिंग भी यहाँ पर करनी थी एज एन ऑडिटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। बी लिमिटेड जो कि सेक्शन 135 कंपनी है, और वो डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर पूछी थी, पर वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सर आपको पूछी थी अदर देन द अमाउंट स्पेंट, अमाउंट नॉट स्पेंट एंड अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट। तो इसके अलावा जो है सर अदर डिस्क्लोजर्स हम लोग क्या देते हैं, हम लोग देखते हैं कि सर शेड्यूल 7 की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हुई है या नहीं। शेड्यूल 7 आपको यहाँ पर मेंशन करके आना था। प्रायोरिटी एरियाज कंपनी के क्या हैं, क्या लोकल एरिया को प्रेफरेंस दी गई है, नहीं दी गई है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी थी। 4 मार्क्स का अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 3C जो है, दैट इज द न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर, एक बीटीएन कंपनी के आप हैं, wants to obtain sufficient and appropriate audit evidences regarding opening balances। आपको सिंपली प्रोसीजर्स लिखने थे, तो ऐसे 510 एक तो यहाँ पर आपको रेफर करना था। ऑडिट प्रोसीजर उसमें क्या है सर, क्या प्रीवियस ईयर बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड हुए नहीं हुए, क्या अप्रोप्रिएट पॉलिसीज पिछले साल वाली ही जो इस साल फॉलो हुई है कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, और आप स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लगा सकते थे, जैसे कि सर आप जो है करंट ईयर प्रोसीजर्स जो है वो रेलेवेंट है कि नहीं, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स को भी आपको यहाँ पर मेंशन करके आना था। वैसे मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बता दिया, आप इसमें 4 और 5 पॉइंट्स अगर लिख कर आए हैं तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑडिटर ऑफ HK लिमिटेड ऑडिट कंप्लीट करते हैं, देन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ऑफ ऑडिटर जो है वो बात करता है कि भैया आपको एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट पूछ रहा है टू गिव एन आइडिया कि आपको एक्सेप्शंस ऑब्जर्व्ड इन IT एनवायरनमेंट के बारे में क्या असेसमेंट करना है। तो इसका जो है क्वेश्चन का आंसर वो आप लोग जानते हैं, डिग्री ऑफ एक्सेप्शन क्या है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या वो फैक्टर्स मटेरियल हैं, परवेजिव हैं कि नहीं, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सेप्शंस के रिस्पेक्ट में डिस्कस करके आने थे। अगला जो क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4A, आप CAB हैं जो कि DBF लिमिटेड है, आप उस कंपनी में ऑडिटर हैं। हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की जो कंपनी यहाँ पर आप ट्रेड करें, यहाँ पर ऑडिटर ने यस सर अनलॉफुल मैनर में एक्ट किया और कंपनी को एडवांटेज देते हुए उसके डायरेक्टर्स को गलत एक्ट्स आपने बीइंग एन ऑडिटर करवाए, तो आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप लोग सब जानते हैं। इसका आंसर सर एस आपका एक तो जो है सेक्शन 147 सबसेक्शन 5 में दी गई पेनल्टी आपको यहाँ पर लिखनी थी, राइट। मिनिमम 50,000 रुपए, मैक्सिमम 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, राइट सर, whichever is less कि आपको पेनल्टी, यहाँ साथ के साथ आपको ऑडिटर का इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पर मेंशन करके
आना था। 4B क्वेश्चन आ जाता है, द ऑडिटर ऑफ आरएमपी लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड अ फ्रॉड इन हिज ओपिनियन कॉजेज अ मेटल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हायर मैनेजमेंट पर्संस जो हैं वो बिलीव करते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स उन्होंने किया है, और एज एन ऑडिटर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों करा जाता है, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस यू नीड टू इंक्वायर। तो आप लोग जानते हैं सर रीजंस क्या थे। टैक्स इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपके प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हैं फिर भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर अगर आप डिविडेंड पेमेंट को विथहोल्ड करके रखना चाहते हैं, क्या करके रखना चाहते हैं सर, आप विथहोल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे काम करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स जैसे, और या फिर अगर आप हायर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे करना चाहते हैं तो भी आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये रीजंस आपको चारों मेंशन करने थे। एसपीआई लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 4C आ जाता है यहाँ पर, जो कि बात करता है कि सर एक मीडिया बिजनेस है सिंस 1990 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मैनी पॉलिसीज मैनी नोटिसेस जो है यहाँ पर रिसीव किए गए हैं कंपनी द्वारा, और आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की हेल्प लेना चाहते हैं। आप लोग सब जानते हैं यहाँ पर SA 250 एक्टिव हो जाता है, कंसल्टेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, उसमें आप कब कब एक्सटर्नल लीगल काउंसिलर की हेल्प ले सकते हैं, तो भैया जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है किसी अथॉरिटी द्वारा, अनस्पेसिफाइड सर्विसेज का पेमेंट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, या कोई अनयूजुअल पेमेंट्स है इन कैश, और या फिर लीगल और रिटर्नशिप फीस अगर पे की गई है, तो इन सारी कंडीशंस में आप एक्सटर्नल काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, लीगल काउंसलर की। वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है सर यहाँ पर, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अ बैंक, आप इंटरनल कंट्रोल्स के अलावा कौन सी चीजें देखना चाहेंगे, तो आप प्रूडेंशियल नॉर्म्स की चेकिंग करिए, आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चेक कीजिए, आप सिक्योरिटी क्रिएशन जो है किस तरीके से सिक्योरिटी क्रिएट की गई है वो आप देखिए, और आप कंपटीशन और ड्राइंग पावर भी करके आएंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको सारे के सारे सैप लिखने थे, सैप मतलब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, यहाँ पर आपको मेंशन करके आने थे। क्वेश्चन नंबर 4D वाज ओवर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सर CAG ऑडिटर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब जो है वेल डॉक्यूमेंटेड ऑल इस पेपर, यहाँ पर ये बेसिकली क्लाइंट के पेपर्स को रिटेन किया गया ऑडिटर द्वारा, तो क्या ऐसा अलाउड है नहीं है, तो आपको मेंशन करना था। बेसिकली राइट ऑफ लियन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज और ऑडिटर के एक्शन पर कमेंट करना था। तो सर राइट ऑफ लियन एज पर ICAI गाइडलाइंस भी एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर जो CAG द्वारा जो एक्ट है लियन एक्सरसाइज करने का वो गलत है। प्रोसीडिंग्स हैव बीन अगेंस्ट 5B का जो क्वेश्चन है, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के अंदर कुछ प्रोसीडिंग्स हुई है और क्लाइंट ने अभी तक उन प्रॉपर्टीज को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो एज अ कंसल्टेंट आपकी एडवाइस क्या होगी, आपकी एडवाइस होगी कि भैया आप सारे के सारे डिस्क्लोजर्स दे दीजिए, राइट, और उस प्रॉपर्टी को अब आपको रिकॉर्ड करना है, राइट, और जो है आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट जो है जनरल डिस्क्लोजर्स आपको यहाँ पर देने थे। अगर मैनेजमेंट देता है तो आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई जानी है, नहीं देता है मैनेजमेंट डिस्क्लोजर देता है तो रिपोर्ट अनक्वालिफाइड, अदरवाइज जो है आप क्वालिफिकेशन दे सकते थे और इस सिचुएशन से आप निपट सकते थे। अगला बात क्वेश्चन नंबर 5C, द अप्रोच टू ऑडिट एंड एक्सटेंट ऑफ चेकिंग आर अंडरगोइंग अ प्रोग्रेसिव चेंज, बिल्कुल रूटीन चेकिंग वर्सेस आपका ऑडिट सैंपलिंग आपको यहाँ पर लिखना था ऐसे 530, ठीक है, ऑडिट सैंपलिंग आपको जो है यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन करके आना था, तो वो स्टेटमेंट आपसे 3 मार्क्स में पूछी गई। अगली बात जो है मिस्टर टी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है, ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं हॉस्पिटल के, तो आपको डोनेशंस के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अपने स्पेशल पॉइंट्स लिखने थे। तो सिंपल सा जो है ये आंसर था, डोनेशंस की ऑडिटिंग के नॉर्मल पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने थे कि भैया जिस अमाउंट के लिए डोनेशन आई है उसी अमाउंट के लिए यूज हुई है नहीं हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया, सो वो सारी जो बातें थी आपको यहाँ पर अगेन पूछी गई, राइट। अगला लास्ट क्वेश्चन आ जाता है सर, डी लिमिटेड जो है एक कंपनी है, राइट, और ऑडिटर जो है P स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उन्होंने कंपनी ने बार्टर डील के अंदर रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट्स को ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ पर जो है कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो आपके क्या प्रोसीजर्स बन जाते हैं, राइट, तो वो सारे आपको लिखने थे। पर यहाँ पर आपको एक ऐसे भी रेफरेंस के लिए देना था, दैट वाज ऐसे 706, क्योंकि सच इंपॉर्टेंस यहाँ पर वर्ड यूज है, तो ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के लिए क्वालिफाई होता है, और फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक्सप्लेन करते हुए उसकी लोकेशन बता करके आनी थी फॉर 4 मार्क्स। और पार्ट में जो इंटरनल ऑडिट पर जो क्वेश्चन था, इट नॉट ओनली एनालिसिस द इफेक्टिवनेस with the internal controls of the company's operating but also improves the effectiveness of internal control, सही बात है, आपको इसी स्टेटमेंट के एग्रीमेंट में अपना आंसर को लिख करके आना था। अगली बात है सर, सीनियर मेंबर ऑफ फर्म कोर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
informed to the auditing staff that at the time of reporting regarding corresponding figures corresponding presenting कुछ exceptional situations में जो आपसे circumstances पूछी गई थी as per ऐसे जो था यहाँ पर सर एक्सेप्शनल सिचुएशंस यहाँ पर आपको मेंशन जो करनी थी, दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस आपको यहाँ पर मेंशन करनी थी सर 3 मार्क्स के अंदर। एक तो ऑडिट रिपोर्ट इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज मॉडिफाइड, अगर मॉडिफाइड थी तो क्या वो स्टिल अनरिजॉल्व्ड है, क्या कोई मैटर स्टिल अनरिजॉल्व्ड है वो बताना था। और इसके अलावा क्या आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं विद रेस्पेक्ट टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द प्रायर पीरियड जिसके ऊपर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी गई है। तो ये दो मैटर्स आपको यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए लिखने थे। When the company is working in an automated environment, it is not necessary for an auditor to understand its environment and depend on professional judgment of the auditor as to whether gaining the knowledge of the IT system is required or not। क्या हम स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? बिल्कुल गलत। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर आपकी रिपोर्टिंग भी होनी है, आपके प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर तो ये है ही, साथ के साथ आपके ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में जो ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आपको मेंशन करके आने थे फॉर 3 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था सर, द अकाउंटेंट ऑफ CHB लिमिटेड ऑब्जर्व दैट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए हैज बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ बी। ए के अमाउंट को बी की तरह दिखाना सर, इस एरर को हम क्या कहते हैं? टीमिंग एंड लेडिंग कहते हैं। और इसी के दो और एग्जांपल आप यहाँ पर मन से लिख करके आ सकते थे। तो स्टूडेंट्स ये होता है पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन रिगार्डिंग योर ऑडिटिंग पेपर नंबर 6 फॉर सीए इंटरमीडिएट लेवल। ओवरऑल देखिए पेपर एक अच्छा पेपर था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली एक स्ट्रांग होने की जरूरत आपको है, आगे के पेपर्स भी ऐसे ही आने हैं। और स्टूडेंट्स न्यू बैचेस की जो अनाउंसमेंट है वो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हम लोग 15 जून से नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पर आपके आते रहेंगी। थैंक यू सो मच।